गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जी के यूट्यूब चैनल में। और आज है 8 सितंबर 2020। तो आज से हम एक ये नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। ठीक, इंडियन पॉलिटी। तो ये आपको मिलेगा रोज़ 1 बजे दोपहर में। ठीक, 1 बजे वीडियो डेली आएगा इसी चैनल पर। ठीक, तो इसमें हम कवर करने वाले इंडियन पॉलिटी और बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम कवर करेंगे। फैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना इनकी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो हम देखेंगे जो शुरुआती दौर था उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अंग्रेजी जितनी हुकूमत रही उसमें उसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक, भारत में अंग्रेज़ को। तो पहला होता है आपका कंपनी का शासन, जो इसको हम कह सकते हैं 1857 से पहले का जो दौर था उसको कंपनी के शासन के अधीन रखा गया। और उसके अलावा 1857 के बाद का जो शासन है वो आता है आपके ताज का शासन उसको कहा जाता है, यानी कि अंडर क्राउन ये आता है। मतलब उसके बाद परिस्थितियाँ बदल गई थी 1857 क्रांति के बाद। तो वो हम आगे देखेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर ये देख लीजिए 2 तरीके से हम इसको पढ़ने वाले। ठीक है, पहला कंपनी का शासन और दूसरा आपके ताज का शासन। ठीक, तो जो कंपनी का शासन था यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोलते हैं, उसके शासन के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो थी रेगुलेटरी एक्ट, ये 1773 में आया था। उसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 और चार्टर अधिनियम ये 1813, 33 और 53 में आए थे। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि ताज का शासन, हमने अभी बात की कंपनी का शासन क्या था, तो वो ये दौर था। ठीक है, ये लगभग 1857 तक चलता है। जो क्रांति के पहले का जो समय था वो ताज कंपनी के शासन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद की जो समय है तो ये आता है आपके ताज के शासन। ठीक, जो उसके बाद जो अधिकार थे वो सीधे महाराजा या महारानी के क्षेत्राधिकार में चले गए थे। ठीक, 1857 क्रांति के बाद। तो इस ताज के शासन के अंतर्गत आता है आपका भारत शासन अधिनियम जो 1857 को आया। भारत परिषद अधिनियम 1861, 92, 1909। भारत शासन अधिनियम 1919। साइमन कमीशन या साइमन आयोग जिसको हम कहते हैं 1927। और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2 तरीके आप समझ लिए, कंपनी का शासन और ताज का शासन। अब देखते हैं पहला कंपनी के शासन में रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये कब आता है, जैसे आप देख सकते हैं ये आया था आपका 1773 में। अब इसमें हुआ क्या, इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल बना दिया, जो सिर्फ पहले गवर्नर जिसको बोलते थे उसको गवर्नर जनरल बना दिया। और पहला कौन बना था वो गवर्नर जनरल, तो ये बने थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, हेस्टिंग्स। तो ये बने थे आपके पहले गवर्नर जनरल। इसके अलावा मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। अब ये 3 बड़ी प्रेसिडेंसियाँ थी जिसको प्रेसिडेंसी बोलते हैं, प्रेसिडेंसी या प्रांत जिसको हम कह सकते हैं। ये 3 बड़े थे। तो अब जो मद्रास और बम्बई था ये किसके अधीन चला गया, बंगाल के। मतलब सबसे बड़ी जो प्रांत जिसको कह सकते हैं वो कौन बन गया यहाँ पे, बंगाल। तो ये अब मद्रास और बम्बई बंगाल के अधीन कर दिए गए। ठीक, इससे पहले स्वतंत्र फैसले ले सकते थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ 1773 में कि बंगाल को ज़्यादा पावर दे दी गई और उसके नीचे इन दोनों को रख दिया गया। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। और अगला देखते हैं उच्चतम न्यायालय की स्थापना। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना इसी दौर में हुई थी। ठीक है, ये हुई थी आपको 1774 में, 1774 में। और उस टाइम इसमें थे 1+3 यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक, तो ये थे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी समय हुई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट कहने लगे, उससे पहले तो ये था 1774 में। इसके अलावा देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, निजी व्यापार, रिश्वत और उपहार पर प्रतिबंध। अब इसमें ये कह दिया गया जो कंपनी में जो ऑफिसर जो अधिकारी काम करते थे उनको इस चीज़ के लिए प्रतिबंध कर दिया गया कि वो आप किसी तरह का उपहार नहीं ले सकते, या जो भारतीय जो शासक थे उनसे या किसी भी अन्य प्रकार से आप रिश्वत नहीं ले सकते, व्यापार नहीं कर सकते। अगर आप कंपनी का ये शासन करते हैं, कंपनी का आप अधिकारी हैं, तो आप ये व्यापार नहीं कर सकते और निजी जो वस्तु हैं उनका आप उपभोग नहीं कर सकते, जिसमें ये उपहार प्रमुख थे। तो ये इसको कर दिया गया यहाँ पे प्रतिबंध। ठीक,
अब ये बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण इसको बंद किया गया था, ये प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, इसके बाद एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया यहाँ पे। ठीक है, जो ये काम काज देखने के लिए इसको बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो चलिए, ये था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। उम्मीद है यहाँ पे जो भी जानकारी हमने देखी ये काफ़ी रेलेवेंट हो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, और ये है भी ठीक, लेकिन आपको इसको थोड़ा और देखना पड़ेगा इसको। तो ये देख लिए, मद्रास बम्बई को बंगाल के अधीन। ठीक, इसको अच्छे से देख लेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये है आपका 1784 का। तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है इसको। अब इसके जो मेन पॉइंट है वो ये है, इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। इसमें ये कहा गया कि सब जो राजनीतिक कार्य हैं उनको अलग तरीके से किया जाएगा, और या फिर उनके करने का अलग ढंग होगा, उनको अलग अलग लोग करेंगे। और यहाँ पे वाणिज्यिक जो काम है, व्यापार का जो काम है, उसको अलग ढंग से किया जाएगा। इससे पहले क्या था, दोनों एक ही तरीके से चल रहे थे। तो यहाँ पे ये कह दिया गया भैया अलग अलग होंगे। अब जो राजनीतिक काम है, ठीक, राजनीतिक जो कार्य थे उनको करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया यहाँ पर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो बोर्ड बना दिया गया जिसका काम था राजनीतिक गतिविधियाँ या राजनीतिक कार्य देखना। तो इससे क्या पता चलता है यहाँ पे द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की। तो द्वैध शासन मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण, कि आधी शक्तियाँ राजनीतिक कार्य देखने में और आधी शक्तियाँ आपकी वाणिज्यिक कार्य देखने में लगा दी गई। ठीक, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक काम देखेगा। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अलावा देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833 का। तो ये इसमें केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण मतलब जो अभी हमने देखा था दो चीज़ें, उनको वापस एक कर दिया गया। यानी कि राजनीतिक अभी हमने देखा था, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ राजनीतिक, एक यहाँ पे वाणिज्यिक, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। और फिर से इनको एक कर दिया गया, इसको बोला जाता है आपका केंद्रीकरण। ठीक है, अब जो भारत का गवर्नर जनरल बने, इससे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। अब ये पद हटा के सीधा बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और पहले कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1833 में कौन सा पद बना, भारत का गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, अब इसका क्या था, इसको संपूर्ण भारत पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। किसको, भारत के गवर्नर जनरल को, जो कि कौन थे पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, इससे पहले क्या था, अलग अलग प्रेसिडेंसीज के लिए अलग अलग गवर्नर या वो सब कानून बनाते थे। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया कि जो पद बनाया गया भारत के गवर्नर जनरल, उसको पूरा अधिकार मिल गया पूरे भारत पर कानून बनाने का। ठीक, और इसमें खुली जो सिविल सेवक परीक्षा थी उस दिशा में भी कार्य हुआ। ठीक है, जो सिविल सेवक भर्ती परीक्षा होती थी उसमें ओपन उसको लिया जाए, उस दिशा में काफ़ी कार्य हुए। कब, 1833 में। चलिए अब देखते हैं चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 क्या कहता है इसमें, कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब देखते हैं यहाँ पे अभी ये केंद्रीकरण देखने को मिलता है, यहाँ पे फिर से विकेंद्रीकरण मिलता है। विकेंद्रीकरण यानी कि अलग अलग, यहाँ पे विधायी कार्य अलग होंगे और प्रशासन संबंधी कार्यों को अलग अलग तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा मिलता है आपको लोक सेवा की खुली परीक्षा प्रारंभ की गई यहाँ पे। तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट, ये मिलता है आपको मैकाले समिति की सिफारिश पर। मैकाले समिति बनी थी, उसकी सिफारिश, ये कब बनी थी आपके 1854 में। ठीक, मैकाले समिति, तो उसके आधार पर लोक सेवा की खुली परीक्षा का प्रारंभ किया गया। चलिए, ये था, ये आप याद रखें, मैकाले समिति कब बनी, 1854 में। इसके अलावा चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। अब ये क्या था, ये शिक्षा पद्धति में विस्तार या फिर सुधार को लेकर था। ठीक, शिक्षा पद्धति में इसको सुधार के लेते हैं हम, शिक्षा पद्धति में सुधार और विस्तार के लिए। तो इसमें ये था चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो शिक्षा पद्धति से संबंधित था, ये आप याद रखिए। इसमें पूछा भी गया है ये चार्ल्स वुड डिस्पैच का संबंध किस क्षेत्र में काम करने से, तो वो है आपका शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, इसके अलावा आपको देखना है कि प्रथम बार भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिला। इससे पहले जो विधान परिषद या जो भी गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उनमें केवल कंपनी के लोग ही काम करते थे, मतलब भारतीयों को उसमें नहीं लिया जाता था। तो इस अधिनियम के द्वारा 1853 के अधिनियम के द्वारा इसमें
भारतीयों को भी जगह मिलनी प्रारंभ हो गई थी। ठीक, तो ये तो था हमारा कंपनी का दिन का शासन, जिसमें हमने 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। अब देखते हैं ताज का शासन यानी क्राउन का शासन। तो ये शुरू होता 1857 क्रांति के बाद के जो परिस्थितियाँ बनी उनको देखते हुए कंपनी का अब जो शासन था वो सीधे चला गया ताज के हाथों में, यानी जो भी महाराजा जो महारानी होती थी अब वो ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख होंगे। ठीक, महाराजा महारानी के अधीन हो गया। ठीक, तो ये था। अब इसमें क्या था, इसमें सबसे पहला आएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1858, क्योंकि क्रांति के बाद जो हालात पैदा हुए उसको देखते हुए ये अधिनियम लाया गया। ठीक, शासन यहाँ पे ताज के अधीन हो गया, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे बनाया गया एक वाइसरॉय, जो गवर्नर जनरल था उनको अब भारत का वाइसरॉय बना दिया गया। ठीक, तो पहले कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा भारत सचिव का पद भी गठित किया है इसी अधिनियम के 1858 में। और भारतीयों को मुकदमा लड़ने का अधिकार मिला। इससे पहले क्या था, जो मुकदमे लड़ने का अधिकार था, अगर आपको कोई केस किया है तो उसका लड़ने का अधिकार आपको सिर्फ इंग्लैंड में मिलता था कि आप इंग्लैंड में जाकर अपना केस लड़ सकते थे या वकील कर सकते थे। लेकिन इस अधिनियम में क्या कह दिया गया कि भारत का अधिकार लड़ने का मुकदमा तो भारत में मिलेगा, यानी दोनों जगह आप इंग्लैंड जाकर भी मुकदमा लड़ सकते हो और भारत में भी, तो दोनों जगह मुकदमा लड़ने की इसमें आज़ादी मिली। ये 1858 के अधिनियम में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया। जो विधायी परिषद होती थी जिसमें कानून बनाने पर चर्चा होती थी, जो अधिकार थे उसमें भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। तो इसमें पुनः विकेंद्रीकरण भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, विकेंद्रीकरण की हम बात कर रहे हैं तो ये पुनः विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। और इसमें जो था विकेंद्रीकरण, उसमें क्या था, मद्रास और बम्बई ये दो मेन आपके वो थे प्रेसिडेंसी, जिसको हम कह सकें मद्रास और बम्बई। ठीक है, मद्रास और बम्बई। अब इसमें जो था विधान परिषदों का गठन किया गया अलग अलग। तो इसमें बंगाल की जो विधान परिषद थी उसका गठन हुआ 1862 में। ठीक है, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ये एक वो था क्षेत्र, उसके लिए 1866 में गठित हुआ विधान परिषद। इसके अलावा पंजाब आता है आपका तीसरा, पंजाब के लिए हुआ 1897 में क्या विधान परिषद का गठन। तो ये विकेंद्रीकरण आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक, अलग अलग जगह शक्तियों का बंटवारा हो गया। पोर्टफोलियो प्रणाली की को मान्यता मिली, जिसके अभी हम बात कर रहे थे, ये विकेंद्रीकरण। तो इसका संबंध इसी से है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। अब जैसे आपातकाल स्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसको हम कह सकते हैं टेम्परेरी कानून कह सकते हैं, कि अगर कोई विधान परिषद या विधानसभा उनका परिषद का अभी बैठक नहीं है तो वायसराय जो था उसको यह अधिकार था कि वो टेम्परेरी रूप से कोई भी कानून बना के लागू कर सकता था, और उसके बाद जब भी परिषद की बैठक होगी तो उसमें उस कानून के ऊपर विचार किया जाएगा। ठीक, तो ये इस एक अधिकार मिल गया वायसराय को, भाई वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, यह 1861 का था। 1892 का अधिनियम आता है फिर भारत परिषद अधिनियम। इसमें परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। ये तो जो था 1892 का, इसमें परिषदों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, दूसरा था बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। इससे पहले क्या होता था, जो भी बजट आता था वो सीधा पेश कर दिया जाता था, उसको सीधा वो लागू भी हो जाता था। ठीक, और उस पर कोई डिबेट नहीं होती थी। ठीक, बहस यानी कि हम कह सकते हैं डिबेट के कोई प्रावधान नहीं थे। तो ये इस अधिनियम में कहा गया कि भैया अब से जो भी अधिनियम आएंगे उस पर डिबेट होगी, खास करके जो बजट का मामला था उस पर बजट रखा जाएगा, उस पर बहस होगी, डिबेट होगी, उसके बाद उसको पारित किया जाएगा। ठीक है, ये 1892 की एक अहम चीज़ थी, आपके बजट पर अधिकार मिला बहस का। इसके अलावा देखते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1909 का। तो इसको कहा जाता है मार्लेमेंटो। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, मार्लेमेंटो। अब मार्लेमेंटो कौन थे तो वो हम देख लेते हैं। इसमें भारत सचिव थे आपके लॉर्ड मार्ले, ये थे आपके भारत सचिव। और लॉर्ड मिंटो ये थे आपके वायसराय। ठीक, यहाँ देखते हैं आप, लॉर्ड मिंटो ये थे आपके वायसराय। तो इन दोनों के नाम के आधार पर इसको रखा गया, मार्लेमेंटो सुधार भी इसको कहा जाता है। अब इसमें हुआ क्या, केंद्रीय परिषद में
सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जो केंद्रीय परिषद थी उसकी संख्या अब 16 से 60 हो गई। ठीक, इससे पहले हमने देखा था बजट पर बहस का अधिकार मिला था। अब 1919 में बजट पर अनुपूरक प्रश्न यानी कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने का अधिकार भी इसमें दे दिया गया। ठीक, अब वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय कौन थे ये बताना आपको, क्योंकि इससे पहले जो भी जितने भी अधिकारी होते थे वायसराय की कार्यपालिका में वो सब वो कंपनी के लोग होते थे। इसमें भारतीयों को भी अधिकार मिला 1909 में। और पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको एक विधि सदस्य यानी कि कानून व्यक्ति, कानूनी सलाहकार हम जिसको कह सकते हैं, उनके रूप में उनको इस परिषद में प्रथम स्थान मिला। तो ये पहले व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जिनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद में स्थान मिला था। ठीक, ये 1919 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्ले मिंटो। तो आपके मार्ले कौन हो गए? भारत सचिव, और मिंटो हो गए आपके भारत के वायसराय उस समय के। इसके अलावा आप आता आपका भारत शासन अधिनियम 1919। इसको कहते हैं मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड की सुधार। इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है इस अधिनियम को। अब इसमें वो कहते हैं इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक, प्रांतीय जो विषय थे, पहला विषय आता आपका हस्तांतरित विषय, और दूसरा आता आपका आरक्षित विषय। ये दो मेजर इसमें काम हुए थे। अब जो हस्तांतरित थे इस पर सिर्फ गवर्नर अकेला ही इन विषयों पर अपने फैसले या कानून बना सकता था, लेकिन जो बाकी विषय थे आरक्षित, उस पर उसको गवर्नर प्लस कार्यपालिका, समझ रहे आप, गवर्नर प्लस कार्यपालिका दोनों की ज़रूरत पड़ती थी। हस्तांतरित पे तो गवर्नर अकेला बना लेगा कोई भी कानून अगर उसको बनाना है, लेकिन आरक्षित विषय बनाना है तो गवर्नर प्लस कार्यपालिका। ठीक है, ये इसके बारे में था। अब पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की इसमें व्यवस्था की गई। ठीक, तो ये हमने देख लिया द्विसदनीय काम हुआ यहाँ पे। और उसके अलावा देखिए लंदन में भारत उच्चायुक्त का कार्यालय का गठन किया गया 1919 में। ठीक है, इसके अलावा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 में। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि लोक सेवा आयोग के बारे में कहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ये इसमें पहला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ठीक, फिर इसमें वही यहाँ पे जो मॉन्टेग थे, मॉन्टेग्यू जिसको कह सकते हैं, मॉन्टेग्यू, तो ये थे आपके भारत सचिव थे ये। और जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे इस समय के, इसलिए इसको दोनों के नाम पे बोला जाता है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। ठीक है, अब देखते हैं अगला है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अब इस अधिनियम में 10 अनुसूचियाँ थी और धाराएं कितनी थी? 321। इसको अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसमें की गई। ठीक है, जिसमें 3 विषय रखे गए, जिसमें पहला आता आपका संघ सूची जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा आपका राज्य सूची, और तीसरा आता आपका समवर्ती सूची। ये 3 तरीके इसमें व्यवस्थाएं की गई अखिल भारतीय संघ में। ठीक, प्रांतों में जो द्वय शासन था, जो डबल प्रणाली थी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उसको बंद कर दिया गया और केंद्र में द्वय शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी 1935 के। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके बाद क्या था? तो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ, ये बने 1947 आज़ादी के बाद। उससे पहले की घटनाएं थी कि 20 फरवरी 1947 को जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने आज़ादी की घोषणा की। घोषणा क्या थी कि उन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ये घोषणा थी। इसके बाद आता है फिर आपका 3 जून 1947। यहाँ पे माउंटबेटन ने विभाजन योजना पेश की। ठीक है, जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो इसी योजना के अंतर्गत हुआ। ठीक, 3 जून, उसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है या इसको डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है 3 जून को। और इसके बाद ही 15 जून 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा हुई, जो बंटवारा होने के बाद। और इस अधिनियम में भारत का सचिव का जो पद था वो भी
समाप्त कर दिया गया। तो ये था आज का वीडियो। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये हमने शुरू में देखा था, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी का शासन 1857 तक है, उसके बाद जो भी शासन किया जाता है वो सीधे किसके द्वारा किया जाता है, क्राउन के द्वारा, यानी ताज के शासन के अंतर्गत। ठीक, चलिए वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।